ये आकाशवाणी दिल्ली है। उत्तर कथा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बुजुर्गों के मुकदमों का शीघ्र निपटान विषय पर दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से भेंटवार्ता। भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रमोहन दुआ। नमस्कार मुकेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार चंद्र जी। बुजुर्ग हर परिवार का एक विशाल वृक्ष होता है जिसके तले न केवल हर सदस्य को धूप बारिश से मुक्ति मिलती है, शीतल छाया एवं घर की पहचान भी बरकरार रहती है। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे मुकेश जी ये है कि कानून की दृष्टि में बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन किसे माना जाता है? देखिए चंद्र जी, कानून की दृष्टि में बुजुर्ग की बात की जाए जी तो कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है, 60 साल का या 60 साल से ऊपर है जी उसे हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। 2007 से पहले ये आयु थी, हर एक चीज के लिए अलग थी। अगर आप एयर इंडिया की बात करें तो उन्होंने 63 की हुई थी, जो कि 2017 में ठीक करके उन्हें 60 की गई। अगर हम रेलवेज की बात करें तो रेलवेज में आज भी अगर पुरुष की बात होती है तो 60 या उससे ऊपर होती है, महिला की बात में आज फिर 58 और या उसके ऊपर होती है। अगर बैंक्स की बात करें 60 या ऊपर होती है। और अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, जो भी रिबेट्स है, जो भी इनको मिलती है छूट, तो उसमें दो कैटेगरी बनाई गई है, 60 से ऊपर 80 तक सीनियर सिटीजन्स, अच्छा जी। और 80 से ऊपर सुपर सीनियर सिटीजन्स जी अब एक्ट आया 2007 में, जिसका पूरा नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। जी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। अब मैं इसी पे एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा। ये अधिनियम आपने बताया, ये एक कानून आया, एक्ट आया, अधिकांश सीनियर सिटीजन की समस्या या बुजुर्गों की समस्या अपने परिजनों से ही जुड़ी हुई हैं, और वो चाहे उनके गुजारे भत्ते हों या घर से जुड़ी रहने की बात हो या घर में उचित व्यवहार किया हो, सम्मान ना मिल रहा हो। तो कानून की दृष्टि में एक बुजुर्ग का परिवार में क्या महत्व है? देखिए, बुजुर्ग अपने आप में एक वर्ग है जी और बुजुर्गों की समस्याओं को ज्यादातर सामाजिक समस्या की तरह लिया गया। जी कानून की दृष्टि में उनको एक अलग जगह नहीं मिली थी। अब ये अधिनियम आया है जिसे मैं सादे शब्दों में कहूंगा सीनियर सिटीजन्स एक्ट, जी वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007। जी तो पहली बार एक समस्या की तरह देखा, जी उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं की बात हुई। जी पहली बार संस्थागत तरीके से एक खाका तैयार किया गया, जो कि इससे पहले नहीं था, जी जिसमें जरूरत के आधार पर उनके रख रखाव या भरण पोषण की बात हुई, मेडिकल फैसिलिटीज मिलने की बात हुई, उनके जीवन या संपत्ति के अधिकारों की बात हुई, और हर जिला में एक वृद्ध आश्रम, जिसे ओल्ड एज होम बोलते हैं, जी। उसको बनाने की बात हुई। अब मैं यही एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि ओल्ड एज होम बने, घर का मुखिया या बुजुर्ग कभी नहीं चाहता कि वे अपने परिजनों के खिलाफ कोई शिकायत करें, लेकिन मजबूरी हो जाती है जब आप कहते हैं कि ओल्ड अपना जो वृद्धा आश्रम बनाया है उसमें इसको भेजो। ऐसे में अगर उसे शिकायत करनी पड़े तो वो प्रथम शिकायत कहाँ और कैसे करे? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे। जी भारतीय संस्कृति में एक संयुक्त परिवार में सभी समस्याओं को बैठकर मिलजुल कर सुलझाया जाता था। आज भी जो हमारा वरिष्ठ नागरिक है, अगर उनको कोई समस्या आती है तो ज्यादातर वो कोशिश करते हैं कि उसको विद इन द फैमिली सुलझाया विवाद को आराम से सुलझाया जा सके। लेकिन अगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ जाए तो उनके पास बहुत सारे अब रास्ते हैं। पहले उनको अपने अधिकारों को समझना होगा जी और बताएं। उसके बाद उनकी रेमेडीज से होंगी। देखिए, अधिकारों की अगर बात कहें तो वो आज की डेट में एक हमारा दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक हेल्पलाइन नंबर है, जो कि 24/7 है। आप नंबर बताएं हमारे 1516 1516। तो ये क्या डायरेक्ट लग जाता है ये 15-16 नंबर? जब मर्जी आप लगा कर देखें, जी इस नंबर पर ना सिर्फ आपको कानूनी सलाह मिलेगी बल्कि सहायता भी मिलेगी। अगर आपको जरूरत होगी तो आपके लिए एडवोकेट अपॉइंट किया जाएगा, वो आपके संबंधित याचिका दाखिल करेगा। श्रोताओं, आप ये नंबर नोट करके रख लें। वरिष्ठ जनों के लिए अगर कोई समस्या आती है तो 15-16 नंबर, इसमें आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा और कोई कानूनी सलाह है वो भी दी जाएगी, और अगर वकील नियुक्त करने की बात आती है तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा।
अब मैं आपकी बात पे आता हूँ कि जैसे आपने कहा जी ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम तब बनता है जब संयुक्त परिवार टूट जाता है या संयुक्त परिवार रखना नहीं चाहता बुजुर्ग को। तो मुकेश जी, हर छोटी बात या काम में पैसे लगते हैं। बिना पैसे के वह बुजुर्ग इस प्रोसेस को या प्रक्रिया को कैसे पूर्ण कर सकता है? बहुत ही रेलिवेंट सवाल है और शायद ये सवाल ऐसा है जो मेरे हृदय को बहुत प्रिय है। जी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जी एक लीगल सर्विसेज एक्ट जी 1987 के अंदर बनाया गया है। हम सेक्शन 12 के हिसाब से वृद्ध व्यक्ति अगर पुरुष है और उसकी जो सालाना आय है वो 4 लाख से कम है तो उसको फ्री लीगल एड एंड एडवाइस मिलती है। जी उसकी समस्या के निवारण के लिए वो या तो हमारे नंबर 1516 या किसी भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फ्रंट ऑफिस होता है एक। आप कोर्ट में जैसे एंटर करते हैं वहां पर एक फ्रंट ऑफिस है जी जिसे कानूनी सहायता केंद्र कहते हैं। डीएसएलएसए और डीएलएसए के वकील जी और हमारे ऑफिशियल्स जी वहाँ हमेशा अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा एक वॉइस इंटरेक्शन जिसे हम कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जी वो हमारी सुविधा का लाभ उठा सकता है। अगर ये वरिष्ठ नागरिक महिला है जी तो उसके सालाना आय की भी कोई जरूरत नहीं है। महिला अपने आप में एक क्लास है इन इटसेल्फ। अब बात यह है कि कोर्ट पहुंच गया बुजुर्ग, लेकिन मुझे एक हिंदी फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो एक तो वो बुजुर्ग पहले है, उसमें अपनी भी एनर्जी नहीं होती कि वो चल पाए। दूसरी बात है कि प्रैक्टिकली जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चक्कर लग जाते हैं और वो इस चक्कर में प्रोसेस जो है वो भी थका देता है और बेचारा बुजुर्ग तो पहले ही थका हुआ है। तो उसके मुकदमों के निपटारे के लिए क्या कोई सरल प्रक्रिया है? देखिए, जो जज सिटीजन रेशियो है वो हिंदुस्तान में लगभग 1000 के आसपास है, जो कि बाकी पश्चिमी देशों में 50 से भी कम है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या तो है, लेकिन मैं बहुत फख्र के साथ कहना चाहूंगा कि सन 2002 में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री एसपी बरूचा जी उन्होंने सभी चीफ जस्टिसेस उनको एक कॉल दी थी कि सीनियर सिटीजन्स के केसेस वरीयता दीजिए उन्हें और उनका शीघ्र निपटारा किया जाए। जी उनके मामलों में स्थगन ना किया जाए या स्थगन करना पड़ जाए तो उसके रीजंस लिखे जाएं। उसके बाद बहुत सारी जजमेंट्स भी आई हैं। आज हर कोर्ट इन मामलों को वरीयता देती है। अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लूं, इन केसों को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन पर पहले से लाल निशान लगाए जाते हैं जिसमें लिखा जाता है और उन केसों को कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द समाप्त हो। तो क्या कोई फास्ट ट्रैक कोड भी बनी है क्या इसके लिए? अगर आप इस सवाल का मेरे सीधा जवाब पूछेंगे तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन अगर इसका सही जवाब होगा तो मैं कहूँगा हाँ। वो कैसे, बताइए। हमें इसके लिए बुजुर्गों की ज़रूरतों को समझना होगा। जी कुछ चीज़ें हैं जो अर्जेंट नीड्स है, जी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले हैं या और कुछ मामले हैं, उनको वरीयता दी जाती है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें जी तो ये जो माता पिता भरण पोषण अधिनियम है जी 2007 का, इसके अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, अधिकरण बनाया गया है जी जहां पर हर एक अपील को खत्म करने की मियाद है, जो कि 2 महीने है जी या 3 महीने है, 60 दिन या 90 दिन, और इन मामलों को त्वरित तरीके से दिया जाता है। आपने संपत्ति की बात की कि अगर प्रॉपर्टी का मामला है तो मैं प्रॉपर्टी के ऊपर आता हूँ कि पोते का दादा की संपत्ति में अधिकार है पर पिता की संपत्ति में नहीं है। किसी पिता के पास, जैसे आपने संयुक्त परिवार बोला, पिता भी है, पोतरा भी है और दादा भी है। किसी पिता के पास अपने पिता की संपत्ति है, वह उसमें रहता आ रहा है। आजकल जनरेशन गैप बहुत हो गया है, नई जनरेशन पुरानी जनरेशन को पसंद नहीं करती। और जब वह 60 साल से ऊपर हो जाता है तो बेटे कहते हैं चलिए निकलिए यहाँ से, ये तो हमारे दादा की संपत्ति है। अब इस केस में वह पिता क्या करे? बहुत अच्छी आपने एक बात कही है, लेकिन मैं अगर इसको कानूनी तरीके से समझाऊं, जी पहली बात तो मैं समझाऊंगा कि जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं, जिसे आप पुश्तैनी समझते हैं, पुश्तैनी, जी वो दादा से पोते की नहीं है, वो परदादा से परपोते की है। जी ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ कानून है, जो आपने सवाल पूछा, अगर इसका मैं सीधा जवाब देना चाहूं तो मैं कहूंगा कि ये धारणा बिल्कुल गलत है। पहले कोपास्टरी एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। कोपास्टरी में मेल से लीनियल डिसेंडेंट जाती थी जिसमें फीमेल का कोई राइट नहीं था जी या फिर जिसे पुश्तैनी आप संपत्ति कह रहे हैं, वो पुश्तैनी संपत्ति परदादा से परपोते तक पहुंचती थी। पे आई। लेकिन इसमें बहुत जरूरी जो समझने की बात है, ये तब होता था 2 कंडीशंस है जी कि भाई एक तो ये संपत्ति परदादा से परपोते तक
कभी पार्टीशन ना हुआ हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरा जो को पास्टरी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें विमेन को राइट नहीं थे, 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट के बाद जो विमेन का राइट है वो एट बर्थ क्रिएट हो जाता है। अगर इस सवाल को आप देखें तो संपत्ति का जो नेचर है, संपत्ति की प्रकृति पर अधिकार निर्भर है। संपत्ति चाहे स्वर्जित हो या पैतृक, जी, अधिकार उसी हिसाब से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि भाई पिता को कहा किसी बेटे ने कि भाई ये संपत्ति मेरे दादा की है या परदादा की है और बाहर निकल जाओ। बाहर निकलने को तो वो किसी भी तरह नहीं कह सकता, क्योंकि अब जो 2007 का सीनियर सिटीजन्स एक्ट या वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, उसके अंदर ना सिर्फ पेनल्टीज है बल्कि जो प्रॉपर्टी उनके नाम जारी है उसको वापस लेने का प्रावधान भी है। मतलब एक सुरक्षा प्रदान करता है सुरक्षा। 2007 एक्ट जो सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है। जी जी। अब मेरा अगला सवाल ये है मुकेश जी, अगर मान लीजिए किसी के 4 बेटे हैं, वह किस बेटे से गुजारा भत्ता या सुविधा पाए? क्योंकि चारों ही मना कर देते हैं, भाई मैं नहीं देता, मेरी तो इनकम कम है, मैं नहीं देता, मेरे पास घर नहीं है, मैं नहीं देता, मेरे बच्चे हो गए हैं, मैं नहीं देता, मैंने शादी करनी है, कैरियर बनाना है। तो इस स्थिति में पिता क्या करे? देखिए 2007 का जो अधिनियम है, जी सभी वो वरिष्ठ नागरिक जी वो जो अपने को या अपनी प्रॉपर्टी के द्वारा अपने आप का भरण पोषण करने में असमर्थ है, वो किसी एक या एक से ज्यादा जी। या सब से अपने भरण पोषण के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपके कहने का मतलब वो चारों पे ये अधिकार रखता है कोर्ट के माध्यम से कि वो उनसे अपना गुजारा भत्ता या जो जीवन यापन के लिए राशि है वो ले सकता है। बिल्कुल। इसमें और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा जी कि अब मान लीजिए किसी के पास बच्चे ही नहीं है, जी सीनियर सिटीजन्स हैं। अब वो सीनियर सिटीजन्स जो हैं, वरिष्ठ नागरिक, उनकी प्रॉपर्टी किसी को तो जाएगी, बिल्कुल। तो वो अपने रिश्तेदारों या उन व्यक्तियों के ऊपर भरण पोषण की एप्लीकेशन लगा सकता है जिनके पास उनकी प्रॉपर्टी जानी है। जैसे क्लास 2 लीगल हेयर्स हो गए, क्लास 3 लीगल हेयर्स हो गए, या एग्नेट्स या कॉग्नेट्स हो गए, जिसको भी उत्तराधिकारी बनाना चाहता है तो जो उससे उत्तराधिकारी गुजारा बनते भत्ता- हैं वो भत्ता ले सकता सक्सेशन से, उनसे भत्ता ले सकता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जो ये वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, इसमें सीनियर सिटीजन्स की एज है, माता पिता की कोई एज नहीं है। माता पिता को सीनियर सिटीजन्स नहीं होना जरूरी नहीं है अपने बच्चों से हक मांगने के लिए। तो श्रोताओं, आपने ये बात सुनी कि वरिष्ठ नागरिक और माता पिता में क्या अंतर है, माता पिता को क्या राइट्स हैं और वरिष्ठ नागरिक को क्या राइट हैं। अभी आपने मुकेश जी एक बात की थी वुमेन राइट्स की, तो क्या एक बुजुर्ग पिता बेटियों को जब वो सब कुछ देता है तो जब उसे कुछ चाहिए होता है तो क्या बेटी की संपत्ति में से भी हक मांग सकता है? बिल्कुल। जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है जी ये लिंग निष्पक्ष है, यानी जेंडर न्यूट्रल है। ठीक। ऐसा नहीं कहता ये कि जो वरिष्ठ नागरिक है या माता पिता है वो सिर्फ बेटे से मांगे। जी अगर उसकी बेटियां हैं, इवन बेटी और बेटा भी हैं, तभी वो किसी से भी मांग सकता है। मतलब अपने गुजारे के लिए उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरी लड़की है तो इससे ना मांगूं और लड़का है तो इससे मैं ले लूं। बिल्कुल। एक प्रश्न इसके साथ और जुड़ता है कि अगर किसी पिता की बेटियां ही बेटियां हैं और लड़का नहीं है, कई परिवारों में ये स्थिति है, और उसने अपना सब कुछ बेटियों को दे दिया, अब वो बुजुर्ग हो गया, अब वह कमा नहीं सकता, तो इस स्थिति में वो जितनी बेटियां हैं क्या उनसे गुजारा भत्ता एक से या सब से, या कैसे उनसे अपना जीवन चलाने के लिए सहायता मांग सकता है? चंद्र जी, जैसे मैंने पहले कहा, ये अधिनियम है, ये लिंग निष्पक्ष है। और मेरा प्रश्न ये था कि आ रहा हूं मैं उस पर ही आ रहा हूँ। लिंग निष्पक्ष होने से मान लीजिए किसी बेटी को अधिकार है अपने पिता या अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, तो एक बड़ा नेचुरल है, जहां अधिकार होगा तो उसका ड्यूटी भी लगेगी। बिल्कुल नेचुरल कॉरोलरी है। बिल्कुल। तो बेटी का अगर अब सहदायकी संपत्ति पर अधिकार है तो बेटी का ये दायित्व है, और कानून इस बात को प्रोवाइड करता है जी कि माता पिता किसी एक या किसी जितनी भी बेटी हैं उनसे वो मांग सकते हैं भरण पोषण और मेंटेनेंस। कई सीनियर सिटीजन ऐसे भी हैं जिनकी कोई औलाद नहीं है, बिल्कुल। अब वो सब कुछ कर लिया, प्रॉपर्टी भी नहीं है कि किसी को दें और उससे गुजारा भत्ता मांग लें, वैसी स्थिति भी नहीं है, तो क्या उसे विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोई सुविधा मुहैया करवाई जाती है या करवाई जाएगी? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार उन वर्गों के लिए काम कर रहा है जो कि सामाजिक या आर्थिक तौर पर डिसेबल्ड, जिन्हें हम मानते हैं कमजोर वर्ग को मानते हैं। सीनियर सिटीजन्स अपने आप में उसमें एक वर्ग है,
जहाँ तक उनकी सहायता के लिए क्या मैकेनिज्म है उसकी बात की जाए जी तो बहुत सारे कदम, बहुत सारे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सीनियर सिटीजन्स एक्ट है, जी ये जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 है, 2007 बताया। जिसके अंतर्गत एक एप्लीकेशन एडीएम के यहाँ लग सकती है और उसकी अपील डीएम के यहाँ लग सकती है, जो आपका जिला अधिकारी होता है। जी जी हर एक न्यायाधिकरण में वृद्धों के लिए हमने एक कानून सेवा क्लिनिक बनाया है। जी आप वहाँ जाइए, कोई भी वृद्ध नागरिक जो कि एंटाइटल्ड कैटेगरी है, जी महिला है तो कोई उसके ऊपर सालाना आय की तो सेशन नहीं है, बताया जैसे आपने कि उसके ऊपर कोई वो नहीं वो है। वहाँ जाएं। जी ना सिर्फ उन्हें सलाह दी जाएगी बल्कि उनकी सहायता, उनकी पिटिशंस डाली जाएंगी, उनकी पिटिशंस को परसू किया जाएगा और उनको एक लॉजिकल तरीके से सहायता जो उनको चाहिए वो दिलवाया जाएगा। जो ऐसे बुजुर्ग हैं जो कमा नहीं रहे और जिनका आगे पीछे भी कोई नहीं है, ऐसा भी एक वर्ग है, वह न्यायालय नहीं जा पाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है कार करने के लिए या गाड़ी करने के लिए, तो क्या उसके लिए परिवहन की सुविधा क्या प्राधिकरण द्वारा मुहैया कराई जाती है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल हैं। जी जो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिसके अंतर्गत 12 जिला राज्य सेवा अधिकरण है, जी वो लगातार उन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, जी जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर है। जी अगर मान लीजिए कोई वरिष्ठ नागरिक ऐसा है जो कोई सहायता चाहता है लेकिन घर से न्यायालय तक नहीं पहुंच सकता जी या घर से अधिकरण तक नहीं पहुंच सकता, जी हमारी अपनी एक टास्क फोर्स है जिसे हम पीएलवीज बोलते हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स। ये टास्क फोर्स उस वृद्ध व्यक्ति के घर पे जाकर जी उसको जो भी कानूनी सहायता है उसके लिए सारा उसका इंतजाम करती है। आप ये ध्यान से सुने, जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए एक टास्क फोर्स है। टास्क फोर्स का नाम पैरालीगल वॉलंटियर्स। पैरालीगल वॉलंटियर्स है, जो आपके घर आकर आपकी समस्या सुनेंगे और आपको ले जाने का प्रबंध करेंगे। हम बात को बढ़ाते हैं आगे, मुकेश जी। हम जो हैं, जो लीगल सर्विसेज एडवोकेट्स है या फिर अथॉरिटी के जो लोग हैं, वो वृद्धाश्रमों का दौरा भी करते हैं जी वहाँ जाते हैं और बुजुर्ग लोगों के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं जी जिसमें उनको उनके अधिकारों और उन अधिकारों को कैसे प्राप्त किया जाए ये बताया जाता है। तो मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा इसके साथ, जब वॉलंटियर्स दौरा करते हैं या किसी चीज़ की कमी पाई जाती है तो क्या खाली वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं या उनको आर्थिक तौर पे या जो जीने के साधन वृद्धाश्रम में वगैरह में चाहिए, या वो भी चीज़ें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है या उपलब्ध कराई जाती हैं? जब दौरा होता है जी तो सिर्फ पीएलवीज नहीं जाते। जी जब भी हम दौरे की बात करते हैं जी तो हमारे जो प्राधिकरण है जी उसके ऑफिसर्स, उसके लीगल सर्विसेज एडवोकेट्स, जी ये सब जाते हैं और वहीं की वहीं उनसे उनकी शिकायतें या उनको बताया जाता है कि ये आप ये कर सकते हैं, आपके ये अधिकार हैं और इस तरह से आप अपने अधिकारों का फायदा ले सकते हैं। तो उसके लिए उनको अलग से कोई मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। तो कोई बात हमसे छूट गई हो और आप बताना चाहते हो, वह बताएं मुकेश जी। वरिष्ठ नागरिक ये वो वृक्ष है जो जीवन की सांझ में है, जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन शायद अपने बच्चों पर लगा दिया, बिल्कुल बिल्कुल। और अब अगर उनको मानसिक, आर्थिक या इवन चिकित्सा संबंधी जो समस्याएं हैं, अगर उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, जी स्थिति को बड़ा गलत मानता हूँ। जी लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, वसीयत के बारे में सुना होगा सबने। बिल्कुल। कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी जिंदगी को सुगम बनाने के लिए एक वसीयत जरूर तैयार करे। जी वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके जीवन काल में आपकी प्रॉपर्टीज आपके पास रहेंगी, बिल्कुल। और आपकी मृत्यु के बाद आपकी इच्छा अनुसार वो प्रॉपर्टीज आपके बच्चों में जाएंगी या आप जिसको भी देना चाहें। और मेरा मानना है कि ज्ञान ही शक्ति है। जी अपने अधिकारों को जानें, उनका उपयोग करें, एक दूसरे का साथ दें, सुदृढ़ बने, कोशिश करें कि आप आश्रित होने की स्थिति में ना आए, खुद को अनुभवी नौजवान समझें, वृद्ध ना समझें, और अपने अनुभव को इस्तेमाल करते हुए खुश रहें। जिंदगी सुखद है। मुकेश जी, आपके आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी कीमती बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंद्र जी। बुजुर्गों के मुकदमों का शीघ्र निपटान। उत्तर कथा कार्यक्रम में अभी आप दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार चंद्र मोहन दुआ।
कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा।